Right. So this is day 7 of PT 365 discussion of environment. तो हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ देख रहे थे, उसी से कंटिन्यू करते हैं उस बात से। तो नेक्स्ट देखो उड़ीसा। तो यहाँ पे देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इन न्यूज़। अब वो न्यूज़ में क्यों थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में थी। दिस प्रोटेक्टेड एरिया इज लोकेटेड नियर द रिजर्वर ऑफ हीराकुंड डैम विच इज़ बिल्ड ऑन महानदी रिवर, ये पता होना चाहिए। और वेजिटेशन टाइप की बात करें तो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगेन एनिमल वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखो सिमलीपल टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने अपना एक डेटा में बताया कि मेलेनिस्टिक टाइगर्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन दिस सिमलीपल टाइगर रिजर्व इन ओडिशा। अब कोई बता सकता है मेलेनिस्टिक टाइगर क्या होता है? व्हाट इज मेलेनिस्टिक टाइगर? हाई मेलेनिन प्रोडक्शन की वजह से टाइगर का कलर ब्लैक हो जाता है। तो मेलेनिन एक हार्मोन है जो हमारे अंदर भी रिलीज होता है और विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्किन कलर और हमारी जो स्लीप साइकिल है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मेलानिन का अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो स्पेशली इन केस ऑफ टाइगर्स तो वो एक पूरा ब्लैक कलर का टाइगर बन जाता है। वैसे तो अपने को पता है टाइगर्स के ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं विच आर यूनिक फॉर एवरी टाइगर, दे आर लाइक द फिंगरप्रिंट्स फॉर अ ह्यूमन बीइंग, है ना। उससे हम एकदम सिमिलर मान सकते हैं उनके जो प्रिंट्स होते हैं या स्ट्राइप्स होते हैं उनको। लेकिन अगर मेलेनिन ये जो हार्मोन है इसका ओवर सिक्रीशन हो गया तो पूरा टाइगर काला हो जाता है, राइट। सिमिलरली आपने देखा होगा कई बार ना एकदम पूरा ब्लैक कलर का लेपर्ड देखने को मिलता है जो जैगुआर जैसा लगता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि वो ब्लैक कलर का इसलिए दिख रहा है बिकॉज का जो मेलेनिन का सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो गया। वो स्पीशीज़ वही है, लेपर्ड की स्पीशीज़ है या इस केस में टाइगर की ही स्पीशीज़ है, बस उसमें बॉडी के अंदर या उसमें कोई हार्मोनल चेंज हो गया। अब वो हार्मोनल चेंज कई रीजंस की वजह से हो सकता है, कोई फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकता है या उसके डीएनए में चेंज आ सकता है, राइट। सो ये एक बड़ा एक कलेक्शन मिला था मेलेनिस्टिक टाइगर्स का हम लोगों को सिमलीपल टाइगर रिजर्व में। और ये जो था इसलिए यूनिक था बिकॉज यहाँ पे एक जीन के अंदर ट्रांसम्यूटेशन हो गया था या म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन आपको पता है ये डीएनए के अंदर चेंज होता है और जिससे कोरस्पॉन्डिंगली कोई फिजिकल चेंज भी आ जाता है। तो यहाँ पे एक जीन था विच इज कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन अमीनोपेप्टिडेस क्यू। तो ये जो जीन था इसमें एक म्यूटेशन आ गया जिसकी वजह से एक ब्लैक कलर का टाइगर की पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ गई, राइट। तो यहाँ पे अब तक इंडिया के अंदर 16 टाइगर्स मिले हैं जो कि मेलेनिस्टिक हैं। उसमें से टोटल 10 टाइगर्स जो थे वो सिमलीपल टाइगर रिजर्व में हैं। एक साथ इतने टाइगर्स का मिलना हमें ये बताता है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डीएनए है टाइगर्स का उसमें चेंज आ गया है और फॉर दैट रीजन इतना एक लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स मेलेनिस्टिक देखने को मिलते हैं एक सिंगल टाइगर रिजर्व में, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल देखते हैं सिमलीपल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो पहला है कि दिस इज लोकेटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ये जो सिमलीपल टाइगर रिजर्व है दिस इज ऑल्सो वॉज एडेड टू द यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इन 2009 एंड एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है ऑफ द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा फंडिंग वगैरह जो है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तो उसके अंदर भी इस सिमलीपल टाइगर रिजर्व को पैसा मिलता है, फंडिंग असिस्टेंस मिलती है, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बैतरनी रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो फ्लो करती है, जैसे सालंदी या बुधबा बलंगा जो है ये नदियाँ फ्लो करती है और याद रखना बैतरनी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, राइट। अब यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप या वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस विद सम एवरग्रीन पैचेस, ठीक है। तो एक मिक्स मिलता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट के कुछ छोटे पैचेस मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें बाकी फ्लोरा फोना काम का नहीं है, बस ये याद रखना सिमलीपल टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में है। इट इज़ पार्ट ऑफ द यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है और यहाँ पे एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स विच वर मेलेनिस्टिक टाइगर पूरे ब्लैक कलर के वो देखने को मिला, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पहला प्रोटेक्टेड एरिया था। इसमें हम्म, इसमें एक एडिशन तो है बैतरनी रिवर है ना, ये 2011 में एक पीवाईक्यू था। बैतरनी एंड ब्राह्मणी रिवर जहाँ पे मर्ज होती है वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? भितरकनिका नेशनल पार्क। सही है, भितरकनिका। भीतर
भीतरकनिका का इज ऑल्सो फेमस फॉर द क्रोकोडाइल्स, है ना, वो भी यहाँ पे मिलते हैं, तो याद रखना। और मैंग्रोव्स भी है, इनफैक्ट इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट अगर शायद मैंग्रोव्स है वो, यस, भीतरकनिका मतलब एक सिंगल एरिया के अंदर भीतरकनिका में मिलता है आफ्टर सुंदरबन। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तमिलनाडु देखो, मुकुर्ती नेशनल पार्क, तो दिस वाज न्यूज़ रिसेंटली, अब वो न्यूज़ ज़्यादा काम की नहीं है, लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन है नीलगिरी हिल्स, दिस इज पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, शेयर्स बॉर्डर विद मधुमलाई नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। वेजिटेशन की बात करें तो माउंटेन ग्रासलैंड्स, श्रबलैंड्स और शोला फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो माउंटेन ग्रासलैंड उसी का ही एक टाइप होता है शोला फॉरेस्ट। तो शोला फॉरेस्ट की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो? शोला फॉरेस्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, किस टाइप का फॉरेस्ट होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नहीं, रेन फॉरेस्ट तो नहीं, इसे माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। हाँ बोले। ये कुछ नहीं सर, वही बोल रहे। ठीक है, तो याद रख लेना, एक तो वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है और माउंटेन फॉरेस्ट का एक टाइप है। जनरली यहाँ पे जो ट्रीज मिलते हैं ना वो ड्वार्फ होते हैं, ठीक है, छोटे लेंथ के ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे, ड्वार्फ ट्रीज। और काफ़ी बार न्यूज़ में रहा है ये शोला ग्रासलैंड या शोला फॉरेस्ट, रीज़न बीइंग कि यहाँ पे एक तो लैंड इंक्रोचमेंट काफ़ी हो रहा है, लोग जो है यहाँ पे ज़मीनें काट काट कर उधर कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम का इशू है। दूसरा यहाँ पे एक इशू ये भी है कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ काफ़ी तेज़ी से अटैक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। कई बार न्यूज़ में आता है शोला ग्रासलैंड वगैरह, तो फॉर दैट रीज़न यू शुड नो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो कलाकड़ टाइगर रिजर्व और कलाकड़ मुदुनथुरई। इसमें इसमें जो रोडोडेंड्रॉन लिखा है ना, तो ये क्या हिमालयन इकोसिस्टम में मिल जाता है या मिल हाँ, सकता है? मिल सकता है, यस सर, मिलता है। हाई एल्टीट्यूड हाँ, तो ट्री इस पे एक पीवाईक्यू तक, हाँ हाँ, पीवाईक्यू तक कि नेचुरली क्या क्या मिल सकता है हिमालय में, तो उसमें ओक था, रोडोडेंड्रॉन और सैंडलवुड था। तो सैंडलवुड नहीं है उसमें, सिर्फ ओक और रोडोडेंड्रॉन आंसर था। नाइस, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, कलाकड़ और कलाकड़ मुदुनथुरई टाइगर रिजर्व, अगेन न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लोकेशन पता होनी चाहिए। तो सदर्न वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, दिस कंसिस्ट ऑफ टू एडजेसेंट सेंचुरीज, कलाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुदुनथुरई टाइगर सेंचुरी। This is part of Virapulli and Kilamalai Reserve Forest, forms part of Interstate Kerala and Tamil Nadu अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो यूपीएससी ने ना अगस्त्यमलय इस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी पूछा हुआ है। प्लस ये वाला जो रीजन है, दिस इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लायन टेल मकाओ, ठीक है। तो लायन टेल मकाओ के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट आ सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लायन टेल मकाओ है, इज दिस एंडेमिक टू इंडिया और नॉट, तो यस, मतलब आंसर क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, इज दिस एंडेमिक टू इंडिया और नॉट? यस ना। ट्रू, वेस्टर्न True. घाट। करेक्ट। या तो वेस्टर्न एंडेमिक टू घाट्स, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स में मिलता है और एंडेमिक है। और वो जो कुछ नहीं, वो पूछ रहा था, वो जो तीन स्पीशीज बताए थे, ओक, रोडोडेंड्रॉन और सैंडलवुड, इन तीनों में से पैरासिटिक कौन है? नहीं नहीं, नहीं, एक्चुअली सैंडलवुड है। सैंडलवुड के जो रूट्स होते हैं ना, वो आसपास के जो ट्रीज होते हैं वहां से वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खींच लेते हैं। तो सैंडलवुड का एक पैरासिटिक ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑलराइट, तो याद रख लेना ये भी। और लायन टेल मकाओ की बात करते हैं, IUCN स्टेटस पता होना चाहिए, एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो अगर इसका फोटो देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इस बंदर के बहुत बड़ी वाइट बियर्ड है, ठीक है। तो
ऐसा करके याद रख सकते हो। और कहाँ पे मिलता है, केवल वेस्टर्न जो सदर्न वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इसमें। आगे चलते हैं। यहाँ से रिवर है एक, हमी रबा रबा रानी। ठीक है, ये जो रिवर है ये कलाकड़ मुदंतरी टाइगर रिजर्व से निकलती है, तो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। राइट, सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। और वेजिटेशन की बात करें तो इस कलाकड़ मुदंतरी टाइगर रिजर्व में ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। एक चीज़ याद रखना, कभी भी ना बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, ये अन्नामलाई कहाँ है, केरला में है, कर्नाटका में है, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रहना, ये जहाँ पे भी मलाई मलाई ये जो देखोगे ना, ये सब आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा करके एक ट्रिक है टू रिमेंबर के ये एक्चुअली जगह कहाँ पड़ेगी। ठीक, तो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो था न्यूज़ में था। अब अगेन न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है। तो सदर्न वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। यहाँ पे इंडिजिनियस ट्राइब्स भी रहते हैं, जैसे मलाई मालासार, अगेन वो मलाई वाला नाम आ गया, कादर, मालासार, मुदुवन, पुलैयार एंड इरावलर। राइट, इसके अलावा ये वाला जो टाइगर रिजर्व है, दिस इज रिकग्नाइज बाय द कैट्स। कैट्स क्या है, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम टाइगर रिजर्व्स को एक तरीके से रेट कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे इसको कैट्स के अंदर अप्रूव्ड स्टेटस मिला हुआ है। रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे अलियार, उपार, निरार जो है रिवर्स है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं। फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई थॉर्न एंड शोला फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। राइट, नेक्स्ट चलो, उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़, ये वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अभी रिसेंटली आपको पता है हमारे फॉरेस्ट जो एक्ट है उसमें भी चेंज किया गया था, और इसमें बोला गया था अगर कोई लैंड आर्मी या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको किसी फॉरेस्ट की लैंड डाइवर्ट करनी होगी तो उन्हें अलग से कोई उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, उनको थोड़ा जो परमिशन है फास्ट ट्रैक पे मिल जाएगा। तो इसी के अंडर कहीं ना कहीं गंगोत्री नेशनल पार्क से कुछ जो लैंड है ट्रांसफर कर दिया गया टू द आर्मी एंड आईटीबीपी। आपको पता आईटीबीपी इज़ अ पैरामिलिट्री फोर्स। ठीक है, और कहाँ पे गार्ड करती है पैरामिलिट्री फोर्स ये वाली, एनी आइडिया? इंडो टिबेटन है ना। हाँ करेक्ट, हाँ नाम में ये इंडो तिब्बतियन, तो मतलब इंडिया चाइना वाला जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है। ठीक है, आईटीबीपी। तो गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। दिस इज लोकेटेड इन द उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट रीजन ऑफ उत्तराखंड, और ये रन अलोंग द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड चाइना, एंड इट्स प्रोवाइड कंटिन्यूटी फॉर कंजर्वेशन विद द गोविंद नेशनल पार्क एंड केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है ऑफ द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसके अलावा गौमुख ग्लेशियर विच इज़ नोन एज द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर इज ऑल्सो लोकेटेड इनसाइड दिस पार्क। अब आपको पता है यहाँ से जो नदी चालू होती है वो भागीरथी होती है ना। इनिशियली गंगा जो है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, आगे फिर डिफरेंट डिफरेंट संगम्स के ऊपर वो नाम जो है इसका, तीसरे संगम के ऊपर नाम इसका एक्चुअली गंगा पड़ता है। राइट, सो बता सकते हो वो कौन सा संगम है जहाँ पे एक्चुअली गंगा रिवर फ्लो करना चालू करती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और आई थिंक प्रयाग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रख लेना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अपने लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट इसमें फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा। टेम्परेट आपको बताइए क्योंकि ये हाइट के ऊपर है, फॉर दैट रीज़न यहाँ पे अपने को टेम्परेट जो है फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है, सब एल्पाइन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब एंड ड्राई एल्पाइन स्क्रब देखने को मिलता है। और जैसे सर ने पहले बताया था कि यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन, ओक, देवदार, ये सब सवाल पूछे हुए हैं। राइट, सो ये इस टाइप की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलो, नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में चलते हैं। यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व वॉज इन न्यूज़, तो अगेन न्यूज़ काम का नहीं है, लोकेशन पता होना चाहिए। तो लोकेशन है इसका इंडिया और नेपाल बॉर्डर। तो आपको पता है इंडिया और नेपाल का पोरस बॉर्डर है, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ इधर से उधर मूव करते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। राइट, सो ये चीज़ पता होना चाहिए।
और दिस कंप्राइजेज ऑफ द दूधवा नेशनल पार्क एंड 2 नियर बाई सेंचुरी, किशनपुर और कतरनिया घाट। तो अगर आपसे पूछे किस टाइप का यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जब पहाड़ियाँ चालू हो जाती हैं हिमालयस की, उसके तराई रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस और तराई टाइप का फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दिस दुधवा टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो रिकग्नाइज अंडर कैट्स दिस कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, तो ये भी अप्रूव्ड है उसके अंदर। और यहाँ पे आपको टाइगर, लेपर्ड्स, एलिफेंट, स्लॉथ बेयर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो स्पीशीज इन न्यूज़। तो पहला इंपॉर्टेंट स्पीशीज है हमारे लिए हंगुल, ऑल्सो नोन एज द कश्मीरी स्टैग। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ये हंगुल की जो पॉपुलेशन है दैट हैज़ रजिस्टर्ड आ 10% इंक्रीज, राइट। और केवल वर्ल्ड के अंदर ये कश्मीर रीजन में ही मिलता है, ये पता होना चाहिए। इट इज़ अ सब स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर एंडेमिक टू कश्मीर, ठीक है। एंडेमिक टू कश्मीर याद रखना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। एंड फाउंड इन द डेंस रिवराइन फॉरेस्ट इन हाई वैलीज एंड माउंटेन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश, ठीक है। थोड़ा बहुत पार्ट इसका हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है कुछ अमाउंट में ये वाली स्पीशीज़। और अगर प्रोटेक्टेड एरियाज़ के टर्म्स में बात करें तो लार्जली फाउंड इन द डचीगम नेशनल पार्क एंड त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है उसमें देखने को मिलेगा, राइट। सो ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, बता सकते हो? हेमिस। करेक्ट। एमएस का लोकेशन क्या है? जम्मू कश्मीर है क्या? लद्दाख। करेक्ट, लद्दाख है। पहले जम्मू कश्मीर बोलते तो चलता, लेकिन अब लद्दाख एक सेपरेट ड्यूटी है, तो अब प्रॉपर बोलना पड़ेगा कि भैया लद्दाख में है। तो ये चीज़ याद रखना, हेमिस नेशनल पार्क इज़ द बिगेस्ट नेशनल पार्क। और अभी हम कश्मीरी स्टैग के बारे में बात कर रहे थे, तो वो डचीगम नेशनल पार्क में मिलता है और तराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। इसके कंजर्वेशन के लिए हम लोग प्रोजेक्ट हंगुल नाम से एक कंजर्वेशन मिशन चला रहे हैं। इसके अलावा ये स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। IUCN स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ शेड्यूल के 1 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, एंड इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द 22 स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, राइट। तो सारा का सारा जो कंजर्वेशन है वो सब इसको मिला हुआ है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तार लॉन्च किया है। तो नीलगिरी तार के बारे में पता होना चाहिए। नीलगिरी तार एक गोट स्पीशीज़ है और वाइल्ड गोट बोल सकते हैं इसको। और एक खास बात इसके बारे में है दैट इट इज़ द ओनली माउंटेन अंगुलेट। अंगुलेट मतलब एनिमल्स विद हूव्स, मतलब जिनके पैरों के नीचे आप देखोगे हार्ड सा एक वो पार्ट होता है जिसके थ्रू वो चलते हैं, ठीक है। तो उनका फुट का जो नीचे का जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है वो बेसिकली हूव्स बोलते हैं उनको। तो दिस इज़ द ओनली माउंटेन अंगुलेट इन द सदर्न इंडिया। तो याद रखना सदर्न इंडिया बोल रहे हैं। अगर आप ऊपर चले जाओगे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर तो वहाँ पे बहुत सारी गोट स्पीशीज़ है। जैसे आपने आई थिंक हम लोगों ने एक बार सुना पढ़ा भी था पश्मीना गोट के बारे में, या जिसे चांगपा गोट भी बोलते हैं, राइट। तो वो भी एक माउंटेन गोट ही, और भी बहुत सारी गोट स्पीशीज आपको नॉर्थ में मिल जाएगी, बट इन सदर्न इंडिया दिस इज ओनली द माउंटेन अंगुलेट, ये नीलगिरी तार, ये पता होना चाहिए। इसका लोकल नाम है वराइदू, ठीक है, तो याद रखना। और इसके बारे में आपको जिक्र मिलता है इस नीलगिरी तार के बारे में इन शिल्पातिकारम एंड शिवकाशी इंदमनी, इन दो जो तमिल स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर भी इसके बारे में जिक्र मिलता है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। दिस इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट और इरनाकुलम नेशनल पार्क इन द अन्नामलाई हिल्स केरला, होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, तो वहाँ पे मिलता है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी कहाँ पे है, तो इरनाकुलम नेशनल पार्क में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। और तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है, ये पता होना चाहिए। IUCN स्टेटस की बात करें तो इट इज़ एंडेंजर्ड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। और जो स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर भी नीलगिरी तार उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो सांगाई डियर। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने अभी कंसर्न रेज किया है कि लोकतक लेक के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने का जो प्लान चल रहा है उससे सांगाई डियर की जो पॉपुलेशन है वो एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। इसलिए सांगाई डियर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो सांगाई डियर इमेज में देख सकते हो आप, तो दिस सांगाई डियर
इज ओनली फाउंड इन द मणिपुर, और मणिपुर में भी कहाँ पे, तो काइबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है, राइट, विच इज लोकेटेड इनसाइड द लोकतक लेक ओवर द फ्लोटिंग बायोमास कॉल्ड फुमडी, राइट। तो अपने को बताइए एक रामसर साइट भी है, और रामसर के अंदर एक रिकॉर्ड है, उसके अंदर भी आता है, उस रिकॉर्ड का नाम बता सकते हो? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। करेक्ट। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में और कौन सा है इंडिया से? केवलादेव घाना नेशनल पार्क, राजस्थान। करेक्ट। तो केवलादेव जो है वो भी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में है, केवल दो ही हैं, लोकतक और केवलादेव, ठीक है, ये पता होना चाहिए। रामसर साइट की बात करें तो कितनी है रामसर साइट इंडिया में? 80। करेक्ट, 80 है, अभी 5 और जुड़ गए। 75 तो हम लोग पता है ना कि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे थे, अब उसके बाद फिर 5 और जोड़ दिए गए, तो इसलिए 80 हो गया है टोटल नंबर। और ठीक है, यही था रामसर के बारे में अभी इम्पोर्टेंट। अभी संगाई डियर पे आते हैं। तो एक मीडियम साइज डियर है विद यूनिक डिस्टिंक्टिव एंटिलियर्स। तो एंटिलियर्स और हॉर्न्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। हॉर्न्स होते हैं जो स्कल से कनेक्टेड होते हैं, एंटिलियर्स जो होते हैं वो बेसिकली बोल सकते हैं कि फॉल ऑफ कर जाते हैं एनुअली, है ना, कुछ समय में अपने आप टूट के गिर जाते हैं, तो ये डायरेक्टली हॉर्न से कनेक्ट नहीं होते। तो एंटिलियर्स और हॉर्न में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। डांसिंग डियर का रीज़न क्या है, क्योंकि काइबुल लैमजाओ में आपको पता है फ्लोटिंग बायोमास है, मतलब घास जो है वो फ्लोट करती रहती है उसके ऊपर, और एक बहुत डेंस मास में वो घास फ्लोट करती है, जिसे फुमडी बोला जाता है। और क्योंकि वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है वो घास का जो मास है, तो इसलिए ये डियर जब उसके ऊपर खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि ये डियर जो है ऊपर नीचे हिल डुल रहा है, और इसलिए ये नाम पड़ गया डांसिंग डियर का, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज एंडेमिक टू मणिपुर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, पैंगोलिन। इस ये फुमडी का पीवाई क्यों आया हुआ है। वैसे एक और एक क्वेश्चन था कि लिविंग रूट ब्रिजेस का कहाँ देखने को मिलते हैं। मेघालय। मेघालय। करेक्ट। कौन से ट्री से बनते हैं। तो रबर ट्री से बनते हैं। रबर ट्री से। रबर, हाँ। कूल है। ऑलराइट, फिर आगे देखो, नेक्स्ट एनिमल पैंगोलिन। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इसके स्केल्स हैं ऐसे, इसके बॉडी पे हैं। तो दिस इज़ द ओनली मैमल कवर्ड होली इन स्केल्स। तो ये एक यूनिक फीचर है इसके बारे में, पूरा स्केल्स में कवर्ड होता है। और रिसेंटली एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पैंगोलिन की चाइना में डिस्कवर हुई। तो इंडिया में दो ब्रॉड स्पीशीज़ मिलती है पैंगोलिन की, एक तो हो गया इंडियन पैंगोलिन और एक होता है चाइनीज़ पैंगोलिन, ठीक है। तो चाइनीज़ पैंगोलिन इंडिया में मिलता है, और इसका IUCN स्टेटस जो है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो याद रखना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है चाइनीज़ पैंगोलिन, वेयर एज द इंडियन पैंगोलिन वो एंडेंजर्ड है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ शेड्यूल एक्ट के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट स्मगल्ड एनिमल है, मतलब इतना स्मगलिंग है कि बस पूछो मत, और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है इसका चाइना में बिकॉज ऑफ द मेडिसिनल एंड अदर पर्पसेस, राइट। सो इसलिए न्यूज़ में रहता है और बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, तो बहुत सारे ऑपरेशंस में इसका नाम सुनने में आता है कि ये वाला एनिमल जो है उसको रिकवर किया गया था। तो याद रखना, ओनली मैमल होली कवर्ड इन स्केल्स। इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को टाइट बॉल के अंदर कर्ल कर लेता है अगर इसको कोई थ्रेट महसूस होता है तो। तो इंडिया में हम लोगों ने बात कर लिया कौन कौन से स्पीशीज़ है। इसके अलावा वर्ल्ड के अक्रॉस अफ्रीका में भी मिलता है, वहाँ पे भी 4 स्पीशीज़ है, ब्लैक बेलिड पैंगोलिन, वाइट बेलिड पैंगोलिन, ठीक है। बाकी काम का नहीं है, अपने को बस पता होना चाहिए। एशिया और अफ्रीका में भी मिलता है पैंगोलिन, और इंडिया में 2 टाइप की पैंगोलिन की स्पीशीज़ है, एक है जो इंडियन पैंगोलिन जो कि एंडेंजर्ड है, और दूसरा चाइनीज़ पैंगोलिन। इससे ज़्यादा काम का कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, हुलॉक गिबन। तो हुलॉक गिबन के बारे में खास बात यह है that it is the only ape या primate found in the India, right? तो ये पता होना चाहिए that it is only species या only variety of ape that is present in India. तो primates एक तरीके से जो evolution है मंकी से ह्यूमन का, उसमें बीच में बोल सकते हैं कहीं primates आते हैं, और जनरली इनमें ब्रेन थोड़ा सा लार्ज कॉम्प्लेक्स होता है, एंड ग्रास्पिंग हैंड्स होते हैं, लॉन्ग फिंगर्स होते हैं, ठीक है। और थम्स भी डिफरेंशिएटेड होते हैं प्रॉपरली इनके अंदर,
राइट, और टेल नहीं होती, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखना है इनके बारे में। तो इस स्पीशीज़ की अगर प्राइमेट्स की अगर बात करें तो इसमें जनरली आपको जो एप्स और ये सब स्पीशीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ओनली एप स्पीशीज़ है। अगर कुछ और एप स्पीशीज़ की बात करें तो उसमें अपने को पता होना चाहिए, जैसे ओरंगोटैंग, ठीक है। तो ओरंगोटैंग कहाँ मिलता है, कोई आइडिया है? अरुणाचल। नहीं, इंडिया में ओनली एप स्पीशीज हुलॉक गिब्बन है, और ओरंगोटैंग जो है अपने को इंडोनेशिया और मलेशिया में मिलते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी प्लांटेशन हो रही है किसकी, पाम ट्रीज की, जिसकी वजह से ओरंगोटैंग की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। वो देखिए कौन सी मूवी थी, मोगली वाली, इंग्लिश, तो जिसमें वो बड़े टेम्पल में जाता है, उसमें बड़ा सा बंदर बैठा होता है, वो एक्चुअली उस टाइप का ओरंगोटैंग होता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए, ऑरेंज कलर का थोड़ा सा बंदर होता है वो। क्रिश इनफैक्ट मूवी में भी दिखा है ना वो, आई थिंक ओरंगुटान ही था वो, वहीं क्रिश, ऊपर। क्रिश तो याद नहीं आ रही। हाँ मतलब समझ गए ना कि ऑरेंज कलर का बंदर होता है, ऊपर से थोड़ा सा टकला भी होता है, ऐसा लगता है कि ऊपर से टकला हो गया है। वो वाला ओरंगोटैंग होता है। और इसके अलावा अपने पास गोरिल्ला होता है और चिंपैंजी होते हैं, ठीक है। तो वो जनरली आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे, राइट। और ओरंगोटैंग कहाँ पे में देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया और मलेशिया में, ठीक है, वहाँ का नेटिव है, राइट। आगे इसके बात करें, हुलॉक गिबन के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में एकमात्र एप स्पीशीज जो अपने को मिलता है, और कहाँ पे लोकेटेड है, तो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। अब इसकी भी दो वेराइटी है। जो वेस्टर्न हुलॉक गिबन है, मतलब उसको ऐसा याद रख लो क्योंकि वो इंडिया में है, इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, इसलिए हम लोग फॉरेस्ट वगैरह को काट रहे हैं, इसलिए इंडिया का जो वेस्टर्न हुलॉक गिबन है वो एंडेंजर्ड है। और जो ईस्टर्न हुलॉक गिबन है, क्योंकि ईस्ट में म्यांमार पड़ जाता है, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनके पास एक सेफ होम अभी भी है, और फॉर दैट रीज़न ये वल्नरेबल है, ठीक है। अब ये इमेज में आपको दिख पा रहा होगा, एक थोड़ा सा कलर उसका डार्क है, एक का कलर लाइट है, मतलब वाइट कलर का दिख रहा है। तो जनरली फीमेल्स जो होती है वो लाइट कलर की होती है, और जो मेल्स होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, एडिशनल चीज़। और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स एंड कॉमनली फाउंड नियर द रिवर एरियाज, ठीक है। और ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस मतलब फ्रूट्स और छोटे छोटे इंसेक्ट्स दोनों खाते हैं। और हैबिटेट की बात करें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द एशिया, ठीक है, वहाँ पे मिलते हैं। तो इंडिया में भी है और म्यांमार के अंदर भी है, राइट। तो कभी आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए दैट इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया ओनली, तो फॉल्स होगा, क्योंकि म्यांमार वगैरह में, थोड़ा चाइना के रीजन में भी ये मिलते हैं, राइट। सो ये पता होना चाहिए। और हुलॉक गिब्बन इंडिया में अगर हम बोले तो असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इन एरियाज़ के अंदर, और मिज़ोरम वगैरह, मणिपुर, नागालैंड, इन एरियाज़ में भी कुछ अमाउंट में हुलॉक गिब्बन्स अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए इनके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक 42 ईयर्स तक दिस वॉज कंसिडर्ड दैट इट हैड वेंट मिसिंग, मतलब इसको एक्सटिंग कैटेगरी में लाने वाले थे, लेकिन अभी रिसेंटली एक और नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल मिली है, राइट। तो फ्लाइंग स्क्वेरल की बहुत सारी वैरायटी होती है, बट ये नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल की स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, इसके ना एक बेसिकली पैरों के बीच में ना एक झिल्ली सी होती, झिल्ली मतलब एक लेयर सा होता है, जिसका इस्तेमाल करके ये ग्लाइड करता है, ठीक है। तो इस कारण जो है ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और बहुत बड़ा स्क्वेरल होता है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN के स्टेटस के अंडर, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में आता है, ये बताना चाहिए। इट्स अ नॉक्टर्नल एंड एंडेमिक टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, मैमल है, और नॉक्टर्नल है और एंडेमिक है, ठीक है। कहाँ पे, अरुणाचल का ये जो रीजन है, जिसके नाम से ये नामदफा नेशनल पार्क भी बढ़ता है, तो सारा का सारा वहीं देखने को मिलेगा आपको। और इसके अलावा आर्बोरियल भी है। तो आर्बोरियल का मतलब पता होना चाहिए, आर्बोरियल मतलब कि वो जो स्पीसीज है हमेशा प्लांट्स की पेड़ पौधों के ऊपर ही रहती है, ठीक है। ज़मीन पे आती है, बट वो ज़मीन पे रहती नहीं है, ज़्यादातर वो अपना समय जो है पेड़ पौधों के ऊपर ही गुजारती है। जैसे हुलॉक गिबन से देखे थे, तो हुलॉक गिबन भी अगेन आर्बोरियल है, वो ज़मीन पे आता ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर टाइम अपना पेड़ों के ऊपर रहकर ही निकालता है, ठीक है। ऐसी एक कैटेगरी और होती है मार्सूपियल्स। कोई बता सकते हैं मार्सूपियल्स क्या होते हैं?
कंगारू। ऐसे वॉम्बेट। एनिमल्स जिनमें बॉडी बैग्स होते हैं ना। करेक्ट, हाँ एग्जाम्पल सही है। कंगारू और जिनके पास बैग्स होते हैं, जो अपने बच्चे को बैग्स में कैरी करते हैं, जैसे कैंगरू हो गया, या तो और भी कई स्पीशीज आती है। तो ये पता होना चाहिए। जनरली मार्सुपियल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट पे? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये आपको ये टाइप्स भी पता होना चाहिए कि मार्सुपियल बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है, आर्बोरियल का मतलब क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ड्राई डिसिडियस माउंटेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाइंग मॉइस्ट फॉरेस्ट ट्रैक्स अलोंग द स्ट्रीम्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे माउंटेन डेसिडियस फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली। फिर देखो नेक्स्ट, ढोल। ठीक है, ढोल ये बेसिकली एक डॉग और फॉक्स के बीच का मिक्स लगता है। तो अभी ये भी रिसेंटली कर्नाटक में देखा गया था, बट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। क्या पता होना चाहिए वो देखते हैं। एक तो इसका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए, एंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है। ठीक है, तो अब तक जितने एनिमल्स देखे थे वो ज़्यादातर साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आ रहे थे, ये साइट के अपेंडिक्स 2 में है। और एपेक्स प्रेडेटर है। एपेक्स मतलब एक फूड चेन के अंदर टॉप का प्रेडेटर है, और इट्स अ कार्निवोर ऑफ द डॉग फैमिली फाउंड इन द सेंट्रल साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया में, नेपाल में, भूटान, थाईलैंड, सब जगह ये मिलता है। इंडिया में इसके कंजर्वेशन के लिए हम लोग एक ढोल कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलो, एटनबरो एकेडना। तो एकेडना एक यूनिक एनिमल होता है इन द सेंस दैट इट इज़ अ मैमल दैट लेज एग। ठीक है, तो इनके लिए इस्तेमाल होता है एक टर्म मोनोट्रेम्स। तो दुनिया में सिर्फ 2 ही मैमल है जो कि एक्चुअली एग ले करते हैं। एक तो है एकेडना और दूसरा है डक बील प्लैटिपस। ठीक है, तो ये 2 स्पीशीज ऐसे हैं जो कि मैमल होने के बावजूद एग्स ले करते हैं, तो ये यूनिक है। और अभी रिसेंटली एक एल्यूसिव एकेडना स्पीशीज जो थी वो रीडिस्कवर करी गई इंडोनेशिया में, इसलिए ये वाला चीज़ न्यूज़ में है और अपने को पता होना चाहिए। दिस इज़ नेम्ड आफ्टर द फेमस ब्रिटिश नेचुरलिस्ट डेविड एटनबरो। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री आती है, अभी भी जिंदा है ये। ठीक है, अभी भी बहुत सारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते रहते हैं ये। ठीक है, तो उन्हीं के उनको रेस्पेक्ट करने के लिए ये एटनबर्ग एकेडना जो है, ये स्पीशीज़ का नाम पड़ा, और अभी ये रिसेंटली इंडोनेशिया में मिली है। राइट, तो एकेडना की ब्रॉडली 4 स्पीशीज़ है, और ये ज़्यादातर जो है नॉक्टर्नल और शाय होती है, मतलब रात में ही खाने को निकलती है और लोगों से बच के थोड़ा सा रहती है। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये एटनबरो एकेडना का, ये जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये पता होना चाहिए। एंड फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड न्यू गिनिया। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए अबाउट एकेडना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एम्परर पैंगुइन। तो अभी एम्परर पैंगुइन के बारे में न्यूज़ था कि ये भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, बिकॉज धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आइस मेल्ट होगी तो फिर इनके जो हैबिटेट है वो भी खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो एम्परर पैंगुइन्स कहाँ मिलते हैं? ये मिलती है आपको एंटार्क्टिका में। IUCN स्टेटस इनका भी नियर थ्रेटेंड है, और लार्जेस्ट फ्लाइटलेस या जितने भी पैंगुइन की स्पीशीज है उसमें सबसे बड़ा पैंगुइन होता है ये एम्परर पैंगुइन। ठीक है, कार्निवोर्स होते हैं और लिव इन कॉलोनीज। इनके बारे में खास बात ये होती है कि यहाँ पे जो मेल्स होते हैं दे इंक्यूबेट द एग, मतलब अंडे ये तो फीमेल देती है लेकिन उनको इंक्यूबेट करने का जो काम है वो मेल्स करते हैं। ठीक है, अपने पैरों पे लेके उन अंडों को घूमते रहते हैं। राइट, और हैबिटेट मैंने जैसे बताया एंटार्क्टिका में है, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, मिथुन। ये देखो, ये मिथुन है। तो देखने में आपको ये एक काऊ और एक और जानवर होता है, उसका क्या नाम होता है, गौर। ठीक है, इंडियन गौर देखा होगा। इंडियन गौर ऐसे लगता है जैसे वो बाहुबली के अंदर जो एक सांड होता है ना, शुरू में लड़ाई करने आता है उससे, कौन सा वो विलन होता है उससे। तो इंडियन गौर और काऊ के बीच का मिक्स है। तो ऐसे सोच सकते हो गौर है लेकिन गौर से थोड़ा छोटा है, साइज छोटा है, इसका मीडियम है। राइट, इंडियन गौर का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मिथुन की जो स्पीशीज है इसको FSSAI विच इज द फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड मिथुन एज अ फूड एनिमल। ठीक है, तो फूड एनिमल मतलब इसको फूड कंजम्पशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, इसका प्रोडक्शन कर सकते हो, इसकी मार्केटिंग कर सकते हो, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा न्यूज़ में है।
साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है और दिस इज अ रूमिनेंट स्पीशीज ऑफ बोविडाई फैमिली। तो बेसिकली ये जो कैटल फैमिली होती है, गाय भैंस, उसी फैमिली से बिलोंग करता है। सिमिलर टू द गौर विच इज इंडियन बाइसन बट स्मॉलर इन साइज, और थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलता है, हाई या मीडियम एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। तो 300 से 3000 मीटर अबव सी लेवल्स, तो वहाँ पे जनरली देखने को मिलता है, राइट। हैबिटेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन रीजन्स के अंदर आपको मिथुन देखने को मिलता है। और अपार्ट फ्रॉम इंडिया ये बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान वगैरह में भी देखने को मिलता है, राइट। स्टेट एनिमल है ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। और इसके अलावा ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उनका जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन वॉज एस्टैब्लिश इन नागालैंड, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए मिथुन के बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एवियन स्पीशीज की बात करते हैं। एवियन स्पीशीज में देखो पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो ऐसे ही कहानी है, पता नहीं कितना ट्रू है कितना नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पिकॉक के बीच में कंपटीशन था नेशनल बर्ड बनने का, लेकिन लोगों को लगा कि इंडिया में लिटरेसी रेट कम है और कोई इसको ग्रेट इंडियन बास्टर्ड बोल देगा तो फिर बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तो उस रीज़न से फिर पिकॉक उस कंपटीशन में जीत गया और हमारा नेशनल बर्ड बन गया। तो ठीक है, एनीवेज जो है स्टोरी ऐसे याद रख लेना। तो IUCN स्टेटस की बात करें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आता है। अमंग 22 स्पीशीज कवर्ड अंडर द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। इसके बारे में यूपीएससी ने एक बार पूछा हुआ भी है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ये देखो क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू द इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यूपीएससी ने 2020 के अंदर ये सवाल पूछा था। पहला स्टेटमेंट था इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, सेकंड था देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, एंड थर्ड वाज इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बताइए क्या होगा इसका आंसर। C option 1 and 3. 1 and 3. तो ये वाला पता होना चाहिए, 1 and 3 था इसका आंसर, सी, राइट। सो ये वाला जो था गलत था, ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड है। तो फॉर दैट रीज़न ये वाला न्यूज़ में था और बार बार न्यूज़ में रहता, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो एग्रो ग्रासलैंड बर्ड एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो याद रखना कीवर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो इट इज़ नॉट ओनली एंडेमिक टू इंडिया बट टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब पाकिस्तान और इस रीजन में भी देखने को मिलती है। इट इज़ एन ओमनीवोरस बर्ड एंड एग्स जो अपने ग्राउंड पे ले करती है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा बस्टर्ड स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया में 3 बस्टर्ड स्पीशीज़ है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द लेसर फ्लोरिकन एंड बंगाल फ्लोरिकन। तीनों की तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, याद रखना। अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इट्स कॉल्ड सोनचिरैया इन MP, गोदावन इन राजस्थान एंड मालडोक इन महाराष्ट्र, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और अभी लार्जली इसकी जो पॉपुलेशन है राजस्थान में, बट और भी स्टेट में मिलता है, इसीलिए ये नाम जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। तो याद रखना कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसकी राजस्थान में है बट और भी स्टेट्स में ये मिलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्पीशीज वेस्टर्न ट्रैगोफैन। तो ये इमेज देख लो, ये वेस्टर्न ट्रैगोफैन है और कहाँ पे मिलता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में अभी इसका एक कैप्टिव ब्रीडिंग चल रही है, तो वहाँ पे इसकी ग्रेजुअल जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज देखा गया है इन हिमाचल प्रदेश सराहन पीजेंट्री। तो IUCN स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट देखो, एंडेमिक टू द नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज है और एक बहुत नैरो रेंज ऑफ द नॉर्थ पाकिस्तान थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ घरवाल, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में एंडेमिक है, तो इसका मतलब पाकिस्तान में भी थोड़े बहुत रीजन में ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा इसका कब इसका वो साइकिल है वो ज़्यादा काम करने है, बिकॉज इट इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बर्ड्स आउट देयर। नेक्स्ट डोडो काम का नहीं है, आगे चलते हैं। आपको पता है डोडो एक्सटिंक्ट हो गया था, तो अभी कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस्तेमाल करके डोडोज को वापस रीइंट्रोड्यूस कर देंगे, तो इससे ज़्यादा कोई काम का नहीं है, बस याद रखना फ्लाइटलेस बर्ड था। नेक्स्ट देखो, मैंग्रोव पिटा बर्ड। तो अ फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ मैंग्रोव पिटा बर्ड्स वाज कैरिड आउट इन उड़ीसा
अराउंड 179 बर्ड्स वर साइटेड। तो IUCN स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 के अंदर आता है, और छोटा बर्ड है ये, और यूजुअली फीड्स ऑन इंसेक्ट्स एंड स्मॉल वर्टिब्रेट्स, और ग्राउंड फोरेजर है। ग्राउंड फोरेजर मतलब कि ये बेसिकली ज़मीन पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनको खाता है, ठीक है। तो ये इसलिए दिस इज नोन एज अ ग्राउंड फोरेजर, और जनरली फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ में मिलता है, म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने को एक बार पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में था, तो UPSC पूछ सकता है। अब देखो नेक्स्ट, पेंटेड स्टॉक्स। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लॉक ऑफ पेंटेड स्टॉक हैव बीन स्पॉटेड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पेंटेड स्टॉक का ये फोटो देख लो, राइट। सो एक बहुत बड़ा बर्ड है। तो एक बहुत बड़ा बर्ड स्पीशीज है। स्टॉर्क का मतलब समझ ही लेना कि बड़ा स्पीशीज है, लंबी चोंच होती है इसकी, और जनरली जो है नॉर्थ और साउथ इंडिया के अंदर इसके ब्रीडिंग सीजन्स के अकॉर्डिंगली ये मूव करता है, और यूजुअली सीन इन द फ्रेश वाटर वेटलैंड्स एंड ओकेजनली इन द कोस्टल रीजन। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मतलब पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए। और IUCN स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 2 में आता है, ठीक है। अब UPSC ने ना इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा है, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली कि इसके बारे में पूछा है, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, मतलब लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो आप डेफिनेटली फिगर आउट कर सकते हो। क्वेश्चन वाज लाइक दिस, इफ यू वॉक थ्रू द कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी बर्ड्स टॉकिंग अलॉन्ग साइड द कैटल टू सीज द इंसेक्ट डिस्टर्ब बाय देयर मूवमेंट थ्रू द ग्रासेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सच बर्ड्स? पहला था पेंटेड स्टॉक, सेकेंड वॉज कॉमन मैना, थर्ड वॉज ब्लैक नेक्ड क्रेन। कॉमन मैना। कॉमन मैना सर ए होगा आंसर इसका, ए। नहीं, इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर कॉमन मैना है, ठीक है। तो अगर लेट्स से आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि यार ये बर्ड्स कौन कौन सी है, अगर आपको इतना आइडिया है कि स्टॉर्क और क्रेन है ना, ये जनरली बहुत बड़ी बर्ड्स होती हैं। अब बड़ी जो बर्ड्स होती हैं वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा नहीं रह सकती, दे जनरली फीड अपॉन द फिशेस, ठीक है, पानी में रहती है, और जनरली क्रेन्स और स्टॉक जो है पानी के आसपास देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बड़ी बर्ड्स की स्पीशीज होते हैं। कॉमन मैना जो है हमारे घर के आसपास आती है ना, एक अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है, राजस्थान में उसको घुसली भी बोलते हैं। तो देखा ही होगा, कॉमन मैना छोटी बीक होती है, ठीक है, छोटी बीक होती है, इनकी लंबी लंबी बीक्स होती हैं दोनों की, राइट। तो ये जनरली फिशेस को खाते हैं। तो ये आपको कंट्री साइड में कभी, मतलब कंट्री साइड में जानवरों के आसपास नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये फिशेस पे फीड करते हैं, तो इनको इंसेक्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर सेकंड होना था। तो अगर कॉमन सेंस लगाते तो भी आप फिगर आउट कर सकते थे। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता होना चाहिए था कि पेंटेड स्टॉक की क्या डाइट होती है, ब्लैक नेक क्रेन की क्या डाइट होती है। अगर आपको इतना आइडिया कि स्टॉर्क और क्रेन जो है जनरली बड़े बर्ड्स होते हैं, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाना है। और यहाँ पे देख लो अगेन, बहुत बड़ा बर्ड स्पीशीज़ है विद अ वेरी लॉन्ग बीक, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट आगे एक्वेटिक स्पीशीज देखते हैं। तो नेक्स्ट इज गोल और ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर। तो अभी गुजरात ने डिक्लेयर किया गोल स्पीशीज एज द स्टेट फिश एट द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023। तो ये जो स्पीशीज है, इसका जो स्विम ब्लैडर्स हैं आर हाईली प्राइस बिकॉज ऑफ देयर मेडिसिनल एंड कमर्शियल वैल्यूज, और जनरली इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में लाइक हांगकॉन्ग, सिंगापुर, मलेशिया एक्सेट्रा। इनसे एक मटेरियल बनता है विच इज़ कॉल्ड इंसिन ग्लास, जो एक फॉर्म ऑफ कोलेजन होता है। कोलेजन जो है हमारे जो हेयर्स होते हैं उनको ग्रोथ के लिए भी चाहिए होता है। इसके अलावा दिस कोलेजन इज ऑल्सो यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन्स एंड बियर्स। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक, जैसे मैंने बताया कि हेयर्स की ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से काफ़ी सारे मेडिसिनल और कमर्शियल पर्पस में यूज़ होता है। These are widely distributed in the Indo-Pacific Ocean from Persian Gulf to Pacific Ocean, right? ये पता होना चाहिए about the गोल और
ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रेप्टाइल स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। तो घड़ियाल देख लो, अभी न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज 35 हैचलिंग्स ऑफ द घड़ियाल अ क्रोकोडाइल स्पीशीज वाज स्पॉटेड नियर सतकोशिया गॉर्ज इन महानदी रिवर इन ओडिशा। तो सतकोशिया गॉर्ज के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस करा हुआ है ना। तो IUCN स्टेटस की बात करें घड़ियाल की तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। तो जनरली इसमें खास बात क्या होती है, क्रोकोडाइल में भी डिफरेंट स्पीशीज होती है। क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया और फिर घड़ियाल है। इसके अलावा हमारे पास एलिगेटर्स भी होते हैं, केमेंस भी होते हैं, ठीक है। तो इनकी खास बात ये होती है कि इनकी पतली से एक चूंच होती है, ठीक है, और ये इसकी आंखें होती है, राइट। तो पतला सा एक चूंच होता है, इसलिए ये बड़े जो एनिमल्स होते हैं उनको नहीं खा सकता, अनलाइक अ क्रोकोडाइल जो बड़े एनिमल्स को भी खा सकता है। ये केवल फिशेस के ऊपर ही फीड करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, थिनेस्ट एंड द मोस्ट एलोंगेटेड अमॉन्ग ऑल क्रोकोडाइलियंस, मतलब छोटा साइज है बाकी क्रोकोडाइल्स के मुकाबले, एंड जनरली फीड अपॉन फिश। तो इंसानों वगैरह या बड़े जानवरों को नहीं खा सकता है क्योंकि इसका मुंह बहुत छोटा है। और ज़्यादातर जो इसकी पॉपुलेशन है ये आपको चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज में देखने को मिलेगी। कुछ अमाउंट में सोन रिवर है और जो ये महानदी रिवर है इसमें भी आपको घड़ियाल की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। बट ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है आपको ये चंबल रिवर जो है उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रेड सैंड बोआ। तो अभी इसका एक इलीगल ट्रेड काफ़ी बढ़ रहा है बिकॉज इसका फॉरेन मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में डिमांड बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ मेडिसिनल, कॉस्मेटिक एंड सम ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा रेट है, राइट। फॉर दैट रीज़न इसका इलीगल ट्रेड बहुत होता है और उसको रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने एक रिपोर्ट जारी किया। IUCN स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। इट इज़ अ नॉन वेनेमस एंड ओविपैरस स्नेक। अच्छा, there is a term ovoviviparous. It means they produce young by means of eggs which are hatched within the body. ओह, हाँ, ये ovoviviparous है। करेक्ट। तो याद रख लेना, मतलब अंडे से प्रोड्यूस तो होता है लेकिन वो अंडा उनकी बॉडी में ही हैच कर जाता है, ठीक है। फॉर दैट रीज़न ओविविपैरस बोलते हैं। ओविपैरस कौन सा होता है? जो जनरली कि अंडा देता है, ठीक है। विविपैरस जो होते हैं वो डायरेक्टली यंग वन को ले करते हैं। इट इज़ मिक्स ऑफ बोथ, फॉर दैट रीज़न ये ओविविपैरस स्नेक है, ठीक है। तो इसी कारण कहीं ना कहीं यूनिक प्रॉपर्टीज़ के कारण इसका इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड रहता है। प्लस इसका जो बैक पोर्शन होता है वो काफ़ी एक हेड जैसा लगता है, तो इसलिए इसको जनरली लोग समझते हैं कि दिस इज़ 2 हेडेड स्नेक, बट वो उसका टेल ही होता है जो कि एक सर के जैसा लगता है, ठीक है। तो याद रखना, रेड सैंड बोआ। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है ना, UPSC ने पहले पूछा हुआ है स्नेक्स के ऊपर ही, मतलब देखो ओविपैरस, विविपैरस, ये सारे टर्म्स बार बार UPSC ने पूछे हैं, तो पता होना चाहिए। देखो, जैसे सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स एंड सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपैरस। तो आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? ऑल करेक्ट। सर डी। करेक्ट, ऑल करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट थे और इस टाइप का क्वेश्चन पे से पूछा हुआ है तो अपने को आइडिया होना चाहिए ये टर्म्स जो है क्या होती है, तो फिर इजीली वी कैन फिगर आउट कि एक आंसर क्या होता है। एक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था उसमें। ऑलराइट, सो याद रख लेना, डी ऑल करेक्ट इसका आंसर था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो डांसिंग फ्रॉग। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई माइकल जैक्सन का कोई मूव पुल ऑफ कर रहा है ये, बट ठीक है, इसी कारण इसका नाम पड़ गया डांसिंग फ्रॉग। तो डांसिंग फ्रॉग ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर कंसीडर्ड मोस्ट थ्रेटेंड एम्फीबियन जेनरा एज पर द सेकंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द IUCN, ठीक है। तो एम्फीबियन जो स्पीशीज है उसमें सेकंड मोस्ट थ्रेटेंड जो है ये एम्फीबियन माना गया है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो 2 ब्रॉडली स्पीशीज है इसमें, एक है नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग, वो है वल्नरेबल, दूसरा है वाइट चीक डांसिंग फ्रॉग, वो है एंडेंजर्ड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये फुट फ्लॉगिंग एक मूव है जिसमें अपना एक टांग जो है ये स्ट्रेच कर लेता है, ऊपर उठा लेता है और उसको फिर नीचे ज़मीन पे मार मार के उससे मोशन जनरेट करता है, ऐसा लगता है कि ये डांस कर रहा है।
ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज यूपीएससी ने ना लास्ट 2023 के अंदर एक ऐसा ही सवाल बटरफ्लाइज के बारे में पूछ लिया था। एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो लॉयन टेल मकाओ के बारे में भी यूपीएससी ने एक बार 2023 में एक ऑप्शन में पूछा हुआ था, ठीक है। हाँ ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड। तो आंसर इसका हनी बी था। तो इस टाइप के ऊट पटांग टर्म्स भी यूपीएससी पूछ लेता है, फॉर दैट रीजन विजन ने भी इसको हाईलाइट किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फुट फ्लैगिंग क्या होता है तो आपको पता नहीं चाहिए डांसिंग फ्रॉग है, और ये IUCN जो इसका स्टेटस है वो वल्नरेबल और एंडेंजर्ड है, ठीक है। नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग वल्नरेबल और वाइट चीक डांसिंग फ्रॉग एंडेंजर्ड है, ठीक है। और मेजर थ्रेट क्या है, तो इन्वेजिव स्पीशीज आ गई, लैंड यूज चेंज हो गया, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसके कारण इसकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी गिर रही है। हैबिटेट की बात करें तो दिस इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट, तो ये यूनिक एक चीज़ है तो पता होना चाहिए। आजकल देखो यूपीएससी IUCN स्टेटस वगैरह तो नहीं पूछ रहा है, काफ़ी समय से छोड़ रखा है, बट यू नेवर नो कब वापस पूछना चालू कर दे, ठीक है। अब हर स्पीशीज़ की तो पढ़ने नहीं बैठना है, जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है बस उन्हीं की पढ़ना है, ठीक है, जो कि न्यूज़ में रहे हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू हार्ड वर्क। एक एक स्पीशीज़ का आपको IUCN स्टेटस पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं, बट इन जो स्पीशीज़ न्यूज़ में थी बस उनका याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, येलो बेलिड सी स्नेक। अभी ये एक्चुअली स्नेक अरेबियन सी में मिलता है, बट अभी बे ऑफ बंगाल में मिल गया, और IUCN स्टेटस लीज कंसर्न है, ज़्यादा काम का नहीं है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया। बस याद रखना ये है एक ऐसा स्नेक जो कि न्यूज़ में था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, प्लांट स्पीशीज़। तो गूची मशरूम के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 के अंदर। सो ये देख लो यहाँ पे सम मशरूम्स है, आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले देखा हुआ भी। एनीवेज ठीक है, वापस आते हैं। तो गूची मशरूम न्यूज़ में थे। अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स और अर्ली स्प्रिंग्स हैव लेफ्ट गूची मशरूम्स हंटर्स इन डिस्ट्रेस। तो गूची मशरूम को मोरेल मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट फंगाई इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कॉस्टलीस्ट इस सेंस में है क्योंकि इनकी फार्मिंग नहीं हो सकती, ये वाइल्ड के अंदर ही ग्रो होते हैं और किसी लॉग ऑफ डिकेइंग वुड के ऊपर ही जनरली मिलते हैं ये गूची मशरूम्स, और लिमिटेड टू फ्यू वीक्स इन द स्प्रिंग। तो बहुत एक लिमिटेड पीरियड में ही मिलते हैं स्प्रिंग मौसम में, और उसके अलावा इसको ना तो आप कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हो, अगर किसी स्पॉट पे एक बार उग जाता है तो नेक्स्ट टाइम उस स्पॉट पे नहीं उगेगा, राइट। सो इन कारणों के कारण बहुत रेयर है और इसी कारण इसका बहुत हाई प्राइस है। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो रिच इन पोटेशियम, विटामिन डी, कॉपर एंड एंटीऑक्सीडेंट, और मिलता कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में ये मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं बाओबाब्स। तो अभी भील ट्राइब जो है वो बेसिकली अपोज करी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक डिसीजन जहाँ पे उन्होंने अपरूटिंग को अलाउ कर दिया था बोआब ट्रीज की फॉर कमर्शियल यूज़। IUCN स्टेटस की बात करें तो लीज कंसर्न है। ये जो जीनस है या जो ट्री की जो फैमिली है, दे आर नेटिव टू द मेनलैंड अफ्रीका, मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो याद रखना नेटिव का मतलब दैट इट बिलोंग्स टू दैट रीजन, राइट। तो इसको एंडेमिक के साथ कंफ्यूज मत करना। एंडेमिक का मतलब होता है केवल वहीं पे ग्रो या सर्वाइव कर सकता है, बट दिस इज ओनली नेटिव, मतलब वहां से ये निकला और फिर वर्ल्ड के अक्रॉस गया है, और इसलिए इंडिया के अंदर अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और अनयूजुअल बैरल लाइक ट्रंक्स होता है, तो आप देख सकते हो एक बहुत मोटा तना होता है इसका, ठीक है, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्जेटिविटी होती है और एथनो बोटानिकल इंपॉर्टेंस। तो इनके ट्रंक्स में पानी जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर रखने के लिए ये अपने आप को मॉडिफाई करें, ठीक है। और इनको जनरली पॉलिनेट कौन करते हैं, तो बैट्स और बुश बेबीज जो है ये ऑर्गेनिजम्स इनको पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, जेंटियाना क्यूरोरो। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्लांट स्पीसीज है जिसे एक्सटेंशन से सेव किया है, तो वो अपने को पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्टली ये जो टर्म्स है डायरेक्टली यूपीएससी पूछ लेता है, जैसे एक बार पूछ लिया था हिमालयन नेटल क्या है, ठीक है। तो वो भी अगेन एक प्लांट स्पीशीज था, राइट। सो देखते हैं इसके बारे में। सो इट्स अ पेरेनियल हर्ब विद फ्लावर्स दैट आर डीप ब्लू, पेलर इन थ्रॉट एंड स्पॉटेड विद वाइट एंड ग्रीन। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लू है और बीच में थोड़ा सा ये कलर जो है फेड हो जा रहा है, ठीक है। तो जनरली लिवर एलिमेंट्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डायबिटीज में एक मेडिसिनल हर्ब की तरह काम करता है। फाउंड इन द ग्रासलैंड्स एंड रॉकी एरियाज इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो याद रखना जेंटियाना क्रूरो, ये भी उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस
प्लांट स्पीशीज़ को जो है प्रोटेक्ट किया है। तो IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आगे चलते हैं, न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज़ की बात करते हैं। तो यूपीएससी ने बहुत बार ये सारी स्पीशीज़ के बारे में भी पूछा हुआ है। जैसे एक बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, 2020 में सवाल था, विद रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी सिलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनिएट, वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। ठीक है, तो ये सारे जो स्पीशीज थे न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज थे और इस कारण न्यूज़ में थे। तो यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा था ये स्पीशीज जो है किस चीज़ की स्पीशीज है, क्या ये बर्ड्स है, प्राइमेट्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। तो बता सकते हो क्या है ये? बर्ड्स। करेक्ट, बर्ड है। जनरली ये थ्रोट वोट वाला जो होता है ना, ये वाला चीज़ बर्ड्स के रिस्पेक्ट में ही बोली जाती है, बर्ड्स या फिर एम्फीबियंस के पर्सपेक्टिव में। प्राइमेट्स आप एलिमिनेट कर सकते थे, रेप्टाइल्स भी आप कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते थे। कंफ्यूजन जो था वो बर्ड्स और एम्फीबियंस में था। यहाँ पे अगर वर्ड एसोसिएशन करके जाते कि फ्रॉग माउथ है तो फिर आप एम्फीबियन मार्क करके आते, जो कि गलत होता। बट अगर थ्रॉट वाला लॉजिक लगाया होता तो फिर आप बर्ड वाला जो है फिगर आउट कर सकते थे। बट एनीवेज 50-50 में आ जाते हो तो डेफिनेटली चांस ले लेना। तो ये एक थंब रूल है, 50-50 में कभी भी कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली चांस ले लेना। हो सकता है अगर 50-50 भी हुआ, मतलब अगर 2 क्वेश्चन आपने ऐसे अटेम्प्ट करे, हाइपोथेटिकली मान लो एक गलत हो गया एक सही हो गया, तो आप नेट पॉजिटिव में ही रहोगे। फॉर दैट रीजन 50-50 में कभी भी आ जाओ तो अटेम्प्ट कर देना। ठीक है, इस तरीके से स्कोर बढ़ेगा आपका। आगे देखो, न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। पहला देखो इम्पेटियनस करूपा स्वामी, तो ये प्लांट स्पीशीज है विच वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द कालाकड़ मुदंतरे टाइगर रिजर्व, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। और किसने डिस्कवर किया? तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने डिस्कवर किया था। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, लाइजियोनेटस नामोचुमी, तो दिस इज अ स्पीशीज ऑफ एपिफाइटिक प्लांट डिस्कवर्ड बाय अगेन बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फाउंड इन हिमालयस, जापान एंड इंडो चाइना। अब आपसे एक सवाल रहेगा, एपिफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? तो बता सकता है? व्हाट आर एपिफाइटिक प्लांट्स? ये they are like climbers. They take support of bigger trees. ओके, सही है। एंड व्हाई दे डू टेक द सपोर्ट ऑफ बिगर ट्रीज, उसके पीछे कोई रीजन है? हाँ, इनको ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता ना, वो बिकॉज ऑफ द बिगर ट्रीज, सनलाइट नहीं मिलती। करेक्ट। और किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलेंगे, किस टाइप की वेजिटेशन में मिलेंगे एपिफाइट्स हमेशा? रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट। करेक्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, वहाँ पे क्योंकि जो नीचे पेड़ होता है वो फिर सनलाइट नहीं ले पाता है, तो ये ऐसे में इसको किसी दूसरे ट्री का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एपिफाइट्स जो होते हैं वो जनरली आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे और किसी दूसरे ट्री के ऊपर सपोर्ट लेके खड़े होते हैं। ठीक है, तो किस टाइप का रिलेशन होता है, ये फॉलो करते हैं, किस टाइप का रिलेशन फॉलो करते हैं दूसरे स्पीसीज के साथ? कमेंसलिज्म। ओ हाँ, सॉरी, आई थिंक शायद फिर किसी ने सही बोला था। तो मैंने हाँ, एक पॉजिटिव है एक जीरो, आई वॉज कंफ्यूज विद म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो शानू सर ने सही बोला, तो याद रख लेना, कमेंसलिज्म है। ठीक है, तो रीजन क्या है, क्यों डिस्पाइट ये एक दूसरे ट्री का सपोर्ट लेकर खड़ा है लेकिन उस ट्री से कोई रिसोर्स नहीं लेता है ना। एक दूसरा चीज क्या होता है कमेंसलिज्म के अलावा, जहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म, इसका एग्जांपल दे सकते हो किसी प्लांट स्पीशीज में जहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है? अमरबेल। सैंडलवुड। हाँ, सैंडलवुड। अमरबेल भी है, कस्काटा जिसे बोलते हैं। तो क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करने लग जाता है और धीरे धीरे उसमें से न्यूट्रिशन सक करके उसे खत्म कर देता है। ठीक है, तो वो पैरासिटिज्म हो गया, अमरबेल। इस केस में एपिफाइट जो है, क्योंकि ये कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करे जिस ट्री के ऊपर ये ग्रो करता है, बस उसको एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करता है, तो उस सेंस में दिस इज कमेंसलिज्म। तो ये भी अगेन पता होना चाहिए, एनवायरमेंट के टर्म्स अपने को लिंक करने पड़ेंगे इसमें, तभी काम होगा। ठीक है, तो राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्यूरोक्यूमा कैक्टिनिजेनिस, तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज है डिस्कवर्ड इन मणिपुर।
और इतना ही काम का था इसमें, इससे ज़्यादा कोई खास न्यूज़ नहीं था इसमें। नेक्स्ट देखो, कायरोडैक्टिलस वेरीजेंटिनेसिस, तो ये एक स्पीशीज ऑफ गेको, गेको से हमेशा दिमाग में आ जाने से लिजर्ड की बात हो रही है। नेम्ड आफ्टर द टाउन वेरीगेंटे इन द मिजोरम। नेक्स्ट देखो, नाओ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, तो नाम में फ्रॉग है, तो ये फ्रॉग स्पीशीज है जो कि नामडाफा कामलांग लैंडस्केप ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में ये स्पीशीज मिली है। और दिहांग जो है वो बेसिकली ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यहाँ से याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, बैटेलिपस कलामी, तो ये न्यू स्पीशीज है ऑफ मरीन टार्डिग्रेड्स नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, तो इसलिए वो कलामी इसके अंदर नाम जुड़ गया। टार्डिग्रेड्स मतलब वाटर बियर्स भी बोलते हैं इन्हें। दीज आर माइक्रोस्कोपिक 8-legged एनिमल्स बिलोंग टू नोन एज द एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये जो टार्डिग्रेड्स थे ये मतलब आज से 2-3 साल पहले भी न्यूज़ में थे, बिकॉज इसराइल ने एक प्रोजेक्ट भेजा था, राइट, इसराइल ने मून के ऊपर एक प्रोजेक्ट भेजा था सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। उसमें क्या किया उन लोगों ने, टार्डिग्रेड्स डाल के भेज दिए, ठीक है। तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ अलाउड नहीं था, आप पॉल्यूट नहीं कर सकते हो मून वगैरह को ऐसे ऑर्गेनिक स्पेसिमेंट्स भेज कर, तो उन्होंने फिर भी भेज दिए थे, तो इसलिए भी वो थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो अपने को इसलिए पता होना चाहिए। टार्डिग्रेड्स वाटर बियर्स होते हैं और माइक्रोस्कोपिक 8-legged एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और किसी बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आर्मेगेडोन रीड टेल, तो ये डेंसिम फ्लाई की एक स्पीशीज है फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। इकोलॉजिकल आर्मेगेडोन का डायरेक्ट रेफरेंस देने के लिए ये नाम जो है ये इसमें डाला गया है। आर्मेगेडोन का मतलब क्या होता है, एक डिवास्टेटिंग इवेंट या कैटास्ट्रॉफ को बोलते हैं। तो ये एक डिवास्टेटिंग डिक्लाइन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, उसको एक तरीके से रेफर करने के लिए हम लोगों ने ये जो स्पीशीज है उसका नाम आर्मेगेडोन रीड टेल रखा है, ठीक है, सो याद रखना, एक फ्लाई की स्पीशीज है ये। नेक्स्ट देखो, पैडिस लिमाकुमी, दिस इज अ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन मिलाक रिवर इन द नागालैंड, ठीक है, एक फिश स्पीशीज है। नेक्स्ट है टेरी गोट्रिगला इंटरमेडिका, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया एक न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन फिश फ्रॉम द वेस्टर्न बंगाल। तो ये थे स्पीशीज इन न्यूज़, राइट, तो यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है ये स्पीशीज जो नए नए न्यूज़ में है डाल के 2-3 स्पीशीज का नाम दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि ये किस चीज़ के स्पीशीज है, ठीक है, तो ऐसे अपने को पता होना चाहिए, राइट। इतने पार्ट में कोई एडिशन कोई और कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉरेस्ट देखो। Right. Next topic is eco-sensitive zone. So MOFCC unveiled draft notification for ESZ for Dachigam National Park, Thajwas, Baltal, and Overa Aru Wildlife Sanctuaries in Jammu and Kashmir. ठीक है. Yeah. So ESZ, they are created as shock absorbers for the protected areas. National Wildlife Action Plan 2002-2016 provides for establishing ESZ under the एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो एक क्वेश्चन स्टेटमेंट भी आया था यूपीएससी में, ESZ कम्स अंडर WPA एक्ट। ये हम मतलब इस टॉपिक के बाद क्वेश्चन देखेंगे, 2014 का क्वेश्चन। सो एज पर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002-2016, तो लैंड विद इन 10 किलोमीटर बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इज टू बी नोटिफाइड एज ESZ। तो दीज आर द रूल्स। लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड दैट अ मिनिमम ऑफ 1 किलोमीटर ESZ अराउंड द नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी शुड बी देयर, ठीक है। And again in 2023, Supreme Court ruled it is not applicable to ESZs in respect to which draft and final notifications have been issued and where the national parks etc. located or interstate borders or share common boundaries. तो 2022 में बोला कि 1 किलोमीटर काफी है, लेकिन 2023 में बोला है कि ये these rules will not apply for those areas which have national parks, interstate borders और share common boundaries. इसमें माइनिंग भी अलाउड नहीं है इस एरिया के अंडर, ESZ के अंडर, इधर विद इन नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरीज और इन अ 1 किलोमीटर रेडियस। तो दिस इज अबाउट ESZ। तो एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड रेगुलेटेड ये देख लेते हैं। ESZ में प्रोहिबिटेड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो
रट्टा मारना है। प्रोहिबिटेड कमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिटेड है, सेटिंग ऑफ सॉ मिल्स एंड इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन, मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो ये चीजें प्रोहिबिटेड है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि major hydropower projects also should not be done in these areas. And regulated क्या क्या है? Felling of trees, drastic change in agriculture systems, commercial use of natural water resources, including groundwater harvesting, and setting up of hotels and resorts. तो ये regulated है. And then permitted, ongoing agriculture and horticulture practices by local communities, and rainwater harvesting, use of renewable energy sources. So these are permitted. ठीक है, मूविंग ऑन। ठीक है, सो नेक्स्ट पे ये ESZ रूल्स हैव बीन नोटिफाइड इन दाचिगम नेशनल पार्क। दाचिगम के बारे में देख लेते हैं। जोग्राफिकल लोकेशन इसका जम्मू एंड कश्मीर में जबरवान माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयस। तो शायद सीधा दाचिगम के बारे में नहीं पूछेंगे, दे माइट आस्क इन विच माउंटेन रेंजेस इट इज। सो इट इज जबरवान माउंटेन रेंजेस, occupies almost half of the catchment zone of the Dal Lake. Dachigam Nalla coming from Marshar Lake flows through this national park. ठीक है, ऐसे मतलब on the name of the river that is flowing only this national park has been named. इसका फाउना देख लेना, हांगुल कश्मीर स्टैग, हिमालयन ब्राउन बेयर, इंडियन लेपर्ड, हिमालयन ग्रे लंगूर एंड येलो थ्रोटेड मार्टिन। ये बाकी सब इंपॉर्टेंट है येलो थ्रोटेड मार्टिन के अलावा। हंगुल इज एनीवेज इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली endangered है। हिमालयन ब्राउन बेयर इज ऑल्सो क्रिटिकली endangered एंड हिमालयन ग्रे लंगूर दिस इज endangered। ठीक है, Hangul is critically endangered, brown bear is critically endangered and Himalayan grey langur is just endangered. ठीक है, फ्लोरा भी देख लेना। अभी एक क्वेश्चन स्वप्निल बता रहा था, रोडोडेंड्रॉन, सो ऑल दीज flora that is found in Himalayan ranges पूछा गया है इसके बारे में क्वेश्चन। So it consists of Kashmir elm, white willow, Himalayan poplar, apricots and oaks. ठीक है, इसमें कुछ ऐड करना है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन 2008 में है, which one of the following is not essentially a species of Himalayan vegetation? तो इसमें जूनिपर, महागनी, सिल्वर फर एंड स्प्रूस, ऐसे 4 ऑप्शंस दिया है। तो कैन एनीबडी आंसर व्हिच वन इट इज? माहोगनी नहीं होगा ना? महागनी। करेक्ट, दैट्स राइट, महागनी इज डेसिडियस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Right, moving on. Central Empowered Committee. So MOFCC forms a new Central Empowered Committee on environmental issues, exercising power under the Environment Protection Act 1986. ठीक है, ये CEC के बारे में देख लेते हैं क्या है। परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। It is replacing an ad hoc CEC formed in 2002 for monitoring the implementation of Supreme Court's order on T.N. Godavarman versus Union of India 1996. सो ये TN गोदावर्मन इंपॉर्टेंट नाम है बिकॉज आई थिंक जो भी फॉरेस्ट रूल्स बने हैं इस केस के आधार पे ही बने हैं, लाइक डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, बेसिस फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड कैंपा भी इनके केस के बारे के बाद ही दे हैड टू रिवाइज। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है CEC का? चेयरमैन एंड 3 एक्सपर्ट मेंबर्स सेलेक्टेड फॉर 3 years एंड इट इज एक्सटेंडेबल वंस अप टू एज ऑफ 60, extendable once and selected for 3 years. Then chief coordinating officer, a serving officer not below rank of DIG of forest or director in government of India. All of them should have experience in environment, forest and wildlife, right? Functions क्या है? Monitor implementation of Supreme Court's order and place reports of non-compliance before the center. Deal with any application made by any aggrieved person. इनका jurisdiction whole country है। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेट, इफ स्टेट डिफर्स फ्रॉम द CEC's recommendation, it shall be referred to the center whose direction shall be final and binding. कभी कभार लाइक सुप्रीम कोर्ट समझ लेते हैं या फिर कोई ट्रिब्यूनल करके भी दे सकते हैं। बेसिकली द फाइनल डिसीजन लाइज विद द सेंटर। ठीक है, एनीथिंग टू बी एडेड हियर? अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दिया ना कि फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है वो TN गोदावर्मन केस में जो आएगा, मतलब ट्रेडिशनली जो फॉरेस्ट है वही कंसिडर किया जाएगा,
either notified by government or not. Right. डिक्शनरी डेफिनेशन दिया जाएगा, राइट. डिक्शनरी डेफिनेशन. सर आई जस्ट फॉरगॉट, पिछले वाले क्वेश्चन ESZ के ऊपर एक क्वेश्चन था. सर कैन यू गो टू द PDF एंड टू 2014 years question? That's right, sir. हाँ. So with reference to eco-sensitive zones, which of the following statements is or are correct? ठीक है. Eco-sensitive zones are areas that are declared under the WPA Act 1972. Purpose of declaration of eco-sensitive zones is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture. तो क्या होगा इसका आंसर? Neither one nor two. टू ओनली. Yeah, D. अच्छा, इधर वन है. Right. नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पे all kinds of human activities लिखा है. So are you sure about this? हाँ, रेगुलेटेड एक्टिविटीज भी है ना, वो भी गलत होगा ना हाँ. सेकंड में. हाँ, तो सेकंड वाला गलत होगा. तो ऑल इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज United Nations Forum on Forests. So India hosted a country-led initiative event as a part of United Nations Forum on Forests in Dehradun, Uttarakhand. ठीक है. CLI focuses on two thematic areas: forest fires or wildfires and forest certification and sustainable forest management. इससे पहले I'll just give a brief about फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्या है. बेसिकली फॉरेस्ट को सर्टिफाई किया जाता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड उस आई थिंक देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन आल्सो. या सो it's for monitoring, tracing and labeling forest products where the quality of forest management is judged against a series of agreed standards. ठीक है. So that is forest certification and sustainable forest management. Okay, let's go back. So इसका primary goal क्या है? Contribute to the discussion of UNFF regarding the implementation of sustainable forest management and UN strategic plan for forest UNSPF. तो UNSPF क्या है? It is for the period of 2017 to 30. It's a strategic plan basically. It has 6 global forest goals and 26 associated targets. बस उतना ही है. Forest के लिए एक strategic plan है UN का. ठीक है. This is for around 13 years, right? 13 years. So SFM क्या है? Ensures forest supply goods and services meeting both present and future needs. वही as the name suggests, sustainable forest management है, right? For present and future needs. UN Forest Instrument encourages SFM through voluntary certification systems or other appropriate mechanisms in a transparent manner. So देखना ये, I don't think this is legally binding, ये voluntary certification system है. ठीक है. Other UN declarations related to forest क्या है? एक New York Declaration on Forests, first endorsed at the United Nations Climate Change Summit, and proposes a global timeline to end the loss of forests, endorsed by governments, big companies and indigenous communities. ठीक है. So this forest certification is a mechanism for forest monitoring, tracing and labeling forest products where the quality of forest management is judged against a series of agreed standards. So between 2010 to 21, area of forest land under certification schemes increased by 35%. वैसे द मेन इश्यू बिहाइंड दिस फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इज जो भी हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है एंड जो भी ये प्रोडक्ट्स हमारे जा रहे हैं ना फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, सो दे आर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. तो इसलिए हमने ये फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इंटरनेशनली दे हैव अ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन. तो इंडिया ने एक डिफरेंट स्टैंडर्ड लिया है. दैट इज नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम. तो हम इसके स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन. ये 7 एलिमेंट्स ऑफ SFM जनरल ही है. एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करेगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट हेल्थ एंड वाइटैलिटी, प्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. सर ऊपर है सर 7 एलिमेंट्स ऑफ SFM. Right. Protective functions of forest resources, socio-economic functions, and legal policy and institutional framework. So these are the 7 elements of SFM, that is Sustainable Forest Management. अब UNFF क्या है?
its genesis is under ECOSOC in 2000. In 2000, it has been established under ECOSOC. It promotes the management, conservation, and sustainable development of all types of forests, and to strengthen long-term political commitment to this end. Members क्या है? All members. India was the founding member of UNFF. ठीक है. Anything to be added here? So next topic पे चलते हैं. Indian Forest and Wood Certification Scheme, IFWCS. So MOFCC has launched Indian Forest and Wood Certification Scheme. ये IFWCS क्या है? National Forest Certification Scheme है, designated to promote SFM and sustainable management of trees outside forest in country. ठीक है. Trees outside forest मतलब क्या है? They are trees which are grown in agroforestry और फार्म्स, जैसे पेस्ट से बचने के लिए ट्रीज हम प्लांट करते हैं. सो ऑल दोस कम अंडर ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट. ठीक है. देन इट इज डेजिग्नेटेड टू प्रमोट sustainable management of trees outside forest and offers voluntary third party certification. ठीक है. Provides market incentives to various entities, that is state forest departments, individual farmers or farmer product organizations that adhere to the responsible forest management and agroforestry practices in their operation. Applicable across country, both in forest areas and trees outside forest plantations on government, private, agroforestry and other lands. Certification applicable for both timber and non-timber forest produce. It includes 3 types of certification: forest management certification, trees outside forest management certification, chain of custody certification, that is traceability of forest product. मतलब अगर certification, let's say अभी हमने पुष्पा मूवी में देखा है कि illegal red sanders बेचा जाता है, अगर certify हो गया तो they would know what is the source of the place where the product has come from, and they would know that there is no, like, they have followed sustainable practices to cut that wood, or so that is the reason for chain of custody certification. ठीक है. Forest management certification is based on Indian forest management standards, consisting of 8 criteria, which is an integral part of the National Working Plan Code 2023. So हमारा एक National Working Plan Code है 2023, which is working towards forest management. So institutional areas for IFWCS, Indian Forest and Wood Certification Council है. It acts as a multi-stakeholder advisory body. Indian Institute of Forest Management, IIFM, ये operating agency है for overall management of IFWCS. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. हाँ, एक नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज अंडर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. So they accredit certification bodies to carry out independent audits of various entities. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या किसी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. तो ऐसे सब सोचेंगे ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट? तो दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब बाकी सारे बॉडीज मिलके ये QCI बना है, जैसे एसोचैम, फिक्की, CII, तो ये सब मिलके क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया है, एंड इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी. ठीक है. तो एंड अभी हमने देखा नेशनल वर्किंग प्लान कोड NWPC 2023 है, तो इसके बारे में देख लेते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इवॉल्विंग न्यू अप्रोचेस, फर्स्ट अडॉप्टेड इन 2014, सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स इन 2014, एंड इनकॉर्पोरेट्स इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट IFMS. ये 8 comprehensive guidelines है, rules applicable to all states, and they focus on soil and water conservation, productivity and utilization of forest resources. ये सब मतलब सेम ही है जो हम पढ़ते हैं. Extent and condition of forest and tree cover, adequacy of policy. So IFMS is developed by Bhopal India Process, one of the 9 global initiatives for forest management. ठीक है. 9 ग्लोबल इनिशिएटिव्स है, उसमें से एक है भोपाल इंडिया प्रोसेस 1998 का. फर्स्ट टाइम NWPC 2023 प्रिस्क्राइब्ड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स टू एंगेज इन कंटिन्यूअस डेटा कलेक्शन एंड इट्स अपडेशन इन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. तो ये फर्स्ट टाइम प्रिस्क्राइब किया गया टू स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स. So they also get involved in the data collection to update the centralized database. इसमें से कुछ ऐड करना है क्या? राइट. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. ITTO, this is International Tropical Timber Organization.
59th council session concluded. ITTO क्या है? It is a intergovernmental organization, 1989 में found हुआ. इसका headquarters योकोहामा जापान में है, to promote the sustainable management and conservation of tropical forests. So tropical forest के लिए है ये, and 76 countries are members including India. Governing body Tropical Timber Council है. Next पे चलते हैं accredited compensatory afforestation. ठीक है, accredited compensatory afforestation. This is Ministry of Coal has proposed 579 hectares of reclaimed land under ACA program. हम कैंपा के बारे में जानते हैं. That is like if a company is doing any non-forest activity, मतलब ये if they are setting up a coal mining this thing, so the equal amount of land has to be given for vegetation. तो इसमें क्या है, ACA ये erstwhile जो coal mines है, तो उस पे अभी जो coal mines close हो गया है, उन पे they are again right diverting for forest use, right. So अभी जो erstwhile coal mines है, वहां पे they are starting tree plantations. And so Ministry of Coal has proposed 579 hectares of reclaimed land under ACA, introduced under Forest Conservation Rules 2022, system of proactive afforestation to obtain approval for non-forestry use of forest land. People and governing entities can raise vegetation on fallow land and sell it to project developers who need to meet CA targets. तो ये भी कर सकते हैं कि people and government entities, they can actually raise vegetation on fallow land and उसको CA targets meet करने के लिए they can sell it also. So before this, Forest Department undertook compensatory afforestation only after approval of diversion of forest land for non-forest use. CA is mandatory for Forest Conservation Act 1980 for non-forestry use of forest land. ठीक है, guys, anything to be added or any doubts in this? ठीक है, moving on. Global Forest Watch है, WRI and University of Maryland. WRI is a NGO. Updated Global Forest Review or the Global Forest Watch platform. It established Global Forest Watch in 1997 as part of Forest Frontiers Initiative. So WRI is a network of NGOs producing up-to-date reports about the state of forests. And 2019 में it provided data on 82 countries. WRI क्या है? Non-profit organization है, 1997 में बना. Focuses countries to meet people's essential needs, protects and restores nature, stabilize climate, build more resilient communities. ठीक है, next पे चलते हैं. Collaborative partnership on forests. CPF has launched joint call action to forest towards 2030. Genesis established in 2001 by a resolution of ECOSOC. अभी पहले ECOSOC का एक और बॉडी भी देखा हमने, UNFF. ठीक है, ये भी एक और बॉडी है, CPF. So as a voluntary interagency partnership on forests, mission to help enhance the contribution of all types of forests and trees outside forests to 2030. तो एक 2030 agenda for sustainable development है, तो trees outside forests को भी enhance करने के लिए they have had this mission. And functions क्या है? Support work of UNFF, provide scientific and technical advice to UNFF. तो UNFF also is under ECOSOC. This CPF supports UNFF. Members कौन है? Comprises international organizations, institutions, secretariats that have substantial programs on forests. So that's it. Anything to be added here, guys? Thank you, guys.